Good afternoon, friends. This is Dr. Tabassum Farooqi. Welcome to the series of Classical Homeopathy for the classmates. And those who are watching this video for the first time, I would request them that they should go and refer the previous 2-3 lectures on case taking so that this become more understandable and more easy to receive. And those who have already watched it, I would request them to again watch it so that वो आपके जहन में थोड़ा ताज़ा हो जाए. आज मैं दो केसेस डिस्कस करूंगी जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्राइमरी हैं. बेसिकली ये पूरी सीरीज बिगिनर्स के लिए है और मेरा एक्सपीरियंस भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना मुझे आता है मैं उतना शेयर कर रही हूँ. आज मैंने ये वाला केस इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये केस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा समझने में. द बेसिक पिलर्स इन होम्योपैथी, लाइक व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड हेरिंग्स लॉ, what is Hering's law, why understanding miasm is so important in homeopathy, and this will also give you a small insight that why Hahnemann said that the discovery of chronic miasm is a greater discovery than homeopathy itself, or why PQRS is important, and a little bit about like what is PQRS. So let's begin with a small case and then I'll explain it likewise. And after this first case of cervical spondylitis, understanding its pathology, miasm and Hering's law, then we'll have a small case of cough, and we'll discuss little bit about what is prescribing modality and importance of modality in homeopathy, which everyone knows. फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी ये पता होगा, वो भी इससे रिलेट कर पाएगा. सो लेट्स बिगिन विद दिस स्मॉल वीडियो, जस्ट वॉच इट. क्या नाम है आपका? अख्तरी। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हमारा थी? ये गर्दन जो है ये पकड़ा पूरा ये दर्द कर रहा था हड्डी, और ये गर्दन से पूरा कमर तक पीठ। ओके. हाँ, और जबान जो है मुंह मीठा हमेशा रहता है, खाएं या न खाएं। अब इस समय तो ठीक है। अच्छा, हाँ, जब से दवा ले जा रही हूँ। अभी दर्द वर्द कैसा है दर्द आपका? है, कम है, कम है, मामूली है। मामूली है. हाँ। ठीक है. क्या नाम है आपका? अख्तरी। आपको क्या दिक्कत थी? हमारे दाहिना पैर जो है, पहले क्या दिक्कत थी? ये कंधा पकड़ा जो है कंधे से दर्द करता है। दर्द कर गर्दन के पीछे भारीपन भी रहता था ना? हाँ, ये और मुंह के स्वाद के बारे में क्या बताया था आपने? तो मुंह मीठा रहता था हमेशा, लेकिन अब नहीं है। ठीक है. और अभी क्या समस्या है? अभी तो क्या समस्या है, यही जुकाम 2-4 घंटे ठीक हो जाता है, फिर छींक आती है तो हो जाता है। और ये सर दर्द करता है, गैस भी बनती है, यही पैर जो है यहाँ से यहाँ तक का दर्द करता है। अगली दफा जब आए ना तो मास्क पहन के आया करिए, ठीक है? तो वो जैसे ही आई बैठी अपना सिम्टम्स वगैरह वो नरेट करने लगी. सिम्टम्स बताते उन्होंने कहा कि मैम हम कुछ भी खाते हैं तो हमको मीठा मीठा सा लगता है. दैट दे यूज़ टू बी स्वीट टेस्ट इन हर माउथ ऑल द टाइम. तो इस चीज़ को मैंने कंफर्म किया कि ये हमेशा ऐसा रहता है या कभी कभी आपको बस ऐसा महसूस होता है. तो उन्होंने बताया हम पानी भी पीते तो वो भी हमको मीठा लगता है. तो दिस फॉर मी वॉज रेयर थिंग. मैंने ये पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था. और दूसरी चीज़, ये परवर्टेड टेस्ट था, तो ये मतलब केस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एज़ पर प्रफुल्ल विजयकर सर्स टीचिंग ये सिफिलिटिक है. यूजली ऐसा टेस्ट नहीं आना चाहिए. ये परवर्टेड टेस्ट उनको हर वक्त क्यों रहता है? तो मैंने रिपोर्टरी मेरे सामने ये रॉबिन मर्फी उस वक्त थी. मैंने ये रिपोर्टरी चेक की तो ये देखिए. So I started turning the pages. See here, tongue, taste, sour, sweet. So I had these remedies
क्यूप्रम, डल्का, मर्फ, पल्सिटेला, सल्फर। अब इसी में से जर्नल्स मैच किए थे मैंने। सो बिकॉज ऑफ दिस सिफिलिटिक सिम्टम ये केस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो गया कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड रूब्रिक मिला था जिसके बेसिस पे मैं प्रिस्क्राइब कर सकती थी। तो मैंने सारी बोल्ड कैपिटल्स में जो 3 पॉइंट्स कवर कर रहे थे मेडिसिन, क्यूप्रम, डल्का, मर्फ, पर्सी, सल्फर कंसिडर की, और उसके बाद में फिर उनका फिज़िकल जर्नल मैंने कंफर्म किया। शी वाज थर्मली हॉट और पाम्स एंड सोल्स में काफ़ी बर्निंग थी उनको, ये रहता था, और बाकी चीज़ें भी सल्फ़र की तरफ इंडिकेट कर रही थी, पर मतलब डिस्पोजिशन वाइज बहुत माइल्ड और बहुत ईल्डिंग लग रही थी। मुझे लगा पल्सिटेला देना चाहिए, पर क्योंकि जर्नल्स वर इंडिकेटिंग मोर टूवर्ड्स सल्फ़र, तो मैंने सल्फ़र ही उनको प्रिस्क्राइब की थी सिंगल रेमेडी। फिर जब वो नेक्स्ट फॉलोअप में आए तो उनके जो अपर पेन्स थे वो काफ़ी बेटर थे। जो उनको राइट साइड नेप ऑफ नेक से लेके पूरे राइट हैंड में दर्द जाता था, वो काफ़ी बेटर था। उन्होंने कहा था फर्स्ट टाइम पूरी जो उनकी बैकबोन होती है उसमें दर्द वगैरह रहता है, तो वो भी काफ़ी बेटर था। और फिर नेक्स्ट टाइम उनको बैकएक की उन्होंने ज़्यादा शिकायत की और पेन बताया था थाइज़ वगैरह और लिम्स वगैरह में, लोअर लिम्स में, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कोल्ड वगैरह रहता है और फोरहेड में कंजेशन वगैरह, ये सब बताया। तो टू मी इट वाज गुड फॉलोअप, क्योंकि ये सब हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग जा रहा था। तो मैं यहाँ फिर से रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी बिगनर्स हैं, ये सारी जो सीरीज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए ही है, तो ये मैं एक बार क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वर्ड सीखते हैं, उसके बाद में फिर सेंटेंसेस वगैरह मेकिंग। तो ये बहुत छोटी हिंटर्स जो है मैं बता रही हूँ ताकि थोड़ी इजी हो जाए चीज़ें। फिर वापस से आते हैं। तो मैं बोल रही थी कि हम सबसे पहले थ्योरी ऑफ सप्रेशन जो है सर की बुक, वो ज़रूर जाके रेफ़र करें। बिना उसके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप ये बुक पढ़ लेंगे, आप अपने डे टू डे केसेस में देखेंगे कि ये चीज़ें आपको कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर की जितनी भी बुक्स है वो सब जाके रेफ़र करें। थ्योरी ऑफ सप्रेशन, माइज़मेशन, ये दोनों बुक का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये केस। इस बेसिस पे आप सीख जाएंगे कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। अब ये मैंने नेक्स्ट फॉलोअप में चेंज नहीं किया। उनको बैकएक हो रहा था, लिम्फ में पेन था, स्लाइटली कोल्ड था, शी वाज ऑन एसएल, क्योंकि एज़ पर हेरिंग्स लॉ के, और जब आप ये बुक पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्रेशन, वहाँ सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कभी भी जो पेन एक्स वगैरह होते हैं या कोई भी कंप्लेन हो, स्किन के इश्यूज़ हो, कुछ भी अबव टू डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यू शुड वेट एंड वॉच। इनवर्ड टू आउटवर्ड होना चाहिए और रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। फिर अब मैं इस पे आ जाते हैं। जब आप थ्योरी ऑफ सप्रेशन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आप किस लेवल पे डील कर रहे हैं केस और ये किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो लेकर आई थी जो अपनी मेन कंप्लेंट थी, नेप ऑफ द नेक में पेन होना, राइट आर्म तक वो पेन रेडिएट होना, पूरे बैक तक रहना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये सिम्टम वगैरह है। तो बेसिकली इस पैथोलॉजी में होता क्या है, अगर हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। I'm trying to draw spinal cord.
तो बेसिकली जो हमारी बैकबोन रहती है, ये चीज़ मैं सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट उनको चीज़ें समझ में आए। जब हम पहले से उनको थोड़ा बता देते हैं ये चीज़ें, तो पेशेंस भी रहता है उनको कि ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं तो ये एक्सपेक्टेड रहती हैं। तो ये सारी हमारी ये बैकबोन है, और ये वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क रहती है। स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह में, स्लिप डिस्क में यही डिस्क बल्ज होती है जो नर्व्स को कंप्रेस करती है। अब वो नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई करेगी वो पूरा पेन वहाँ जाएगा। उसका स्ट्रक्चर बेसिक कैसा होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। उसका आउटर स्ट्रक्चर जो होता है उसको एन्युलस फाइब्रोसिस का कहते हैं, और जो इनर सेक्शन होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। ये प्रोटियोग्लाइकन का एक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा जेली लाइक कंसिस्टेंसी का होता है। जब ये हर्निएट होती है ये इंटरनल वाली लेयर न्यूक्लियस पल्पोसिस की, तो वो कंप्रेस करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर ये रीज़न होते हैं आपके सिम्टम्स वगैरह आने को। ये बेसिकली बोन प्रॉब्लम नहीं है, ये मीसोडर्मल स्ट्रक्चर है, उसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। और दूसरी चीज़ें, जब आप एलोपैथी में जाएंगे तो आपको यहीं पे ऑक्सीजन ओजोन के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं सो दैट ये जो बल्ज आउट हो रहा है न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये थोड़ा श्रिंक हो, ऑक्सीडेशन होता है प्रोटियोग्लाइकन्स का, तो ये श्रिंकेज हो जाता है। ये कुछ 5 से 10 साल तक आपको रिलीफ रहता है पेन में, पर ये परमानेंट नहीं होता है। तो आपको रिकरेंट ये चीज़ें जो है लाइफ टाइम झेलनी पड़ती हैं। अब हम इधर आते हैं, ये एनाटमी और ये पैथोलॉजी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फॉलोअप में हमको बहुत हेल्प करती है केस को समझने के लिए। अब हमें ये पता चल गया, ये जो पैथोलॉजी हम देख रहे हैं ये बोन पैथोलॉजी नहीं है, ये मीसोडर्मिक ओरिजिन के जो टिश्यू है बेसिकली वो हर्निएट हो रहे हैं, और ये साइड सिम्टम्स है जो हमको मिल रहे हैं। तो जब आप थ्योरी ऑफ सप्रेशन पढ़ेंगे तो सर ने 7 लेयर ऑफ सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक चार्ट है लास्ट में, वो तो सभी होम्योपैथ्स को आना ही चाहिए। तो अब हमें जो केस मिला है वो हमको 3rd लेयर का एक केस है, 3rd लेयर डिसऑर्डर का एक केस है, दैट इज़ मीसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब अगर हमारी रेमेडी राइट है, हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो है मीसोडर्मिक स्टेज पर इसको एंडोडर्म पे आना चाहिए, फिर एंडोडर्म से इसको एक्टोडर्म पे आना चाहिए। अब एंडोडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सारे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआईटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर है। उसके बाद में फिर एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है स्किन वगैरह। स्किन में भी एपिडर्मिस, जो डर्मिस है वो अगेन 3rd लेयर स्ट्रक्चर है। जब भी आप कोई सोरियासिस वगैरह का केस देखेंगे तो आप एक्टोडर्मल केस नहीं, आप इस स्टेज पर नहीं, आप मीसोडर्मिक स्टेज पे हैं, मतलब आप 3rd लेवल ऑफ सप्रेशन वाले केस को डील कर रहे हैं। तो जब इसका फॉलोअप आएगा तो वो इस स्टेज से आना चाहिए, एंडोडर्म इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर एक्सटीरियराइजेशन होना चाहिए। ये जो रिवर्सल ऑफ सिम्टम है, ये जो रिवर्सल है इसको एक्सटीरियराइजेशन कहते हैं हम लोग। तो वापस से अगर हम अपना केस देखें तो उनके अपर पेन्स वगैरह रिलीफ थे, फिर उनको लोअर पेन आया, तो ये जो डॉक्टर हेरिंग का लॉ है कि अबव टू डाउनवर्ड, ये फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि हमको थोड़ा कंजेशन रहता है, ज़ुकाम वगैरह रहता है, कभी कभी हेडेक होता है, तो हम समझ रहे हैं कि उनको ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो वी शुड वेट एंड वॉच। और अभी जब वो नेक्स्ट फॉलोअप में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तो हम ये चीज़ें कभी नहीं समझ पाएंगे। एक होम्योपैथ को एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ना सिर्फ ये हेल्प करती है कि रेयर पिक्यूलियर सिम्टम्स हम जल्दी कैचअप कर लें, सिफिलिटिक क्या है,
इसमें ये जल्दी पिकअप कर ले, बट हमको फॉलोअप वगैरह में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। एक और चीज़ मैंने इस केस से सीखी है, जैसा डॉक्टर हेनीमैन ने एफोरिज्म 3 में कहा था, एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू clearly defined principle, what is curative in medicine and what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient। अब यहाँ पे जो है थोड़ी मियाज़्म की नॉलेज होना भी बहुत अच्छा है। हम 2 तरीके से केस को अप्रोच करते हैं। वैसे बहुत सारे वेज होते हैं, केन के मेथड हैं, बोगर के हैं, बोनिंग हसन के हैं, सब अलग अलग मेथड्स हैं। बेसिकली हम जो क्लिनिक्स में फॉलो करते हैं वो होता है, या तो हम पूरी उसकी माइंड मेंटल सिम्टम वगैरह लेके उसकी पूरी डिस्पोजिशन और प्रिंसिपल्स जो हैं विल मॉरल इंटेलेक्ट लेके पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंप्लीट केस, या फिर हमें कुछ सिफिलिटिक वगैरह मिल जाए। सब बोलते हैं कोई भी डिसीज़ होती है वो एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल देते हैं, जो अगर हमें ये टिप ऑफ आइसबर्ग को वो सिफिलिस से रिलेट करते थे। बोलते थे अगर हमको एंड पॉइंट मिला, पीक पॉइंट मिला किसी भी केस का, तो वो पूरा एकदम क्योर हो जाएगा। हमें जो है साइकोसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में हम एक एक डिटेल्स लेके उस पूरी इमेज को कंस्ट्रक्ट करके फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हैमर्स थ्योरी वगैरह हम अप्लाई करते हैं, क्या कॉज था, कैसे सर्कमस्टेंसेस थे जब आपको पहली बार ये सिम्टम्स वगैरह मिलने स्टार्ट हुए, कॉज वगैरह हंट करते हैं, और फिर ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है। पर अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है मियाज़्म की, क्या है सोरा, क्या है साइकोसिस, क्या है सिफिलिस, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो काफ़ी हद तक अचूक रहता है, बेहतरीन रिज़ल्ट आप देते हैं। इसीलिए डॉक्टर हेनीमैन ने शायद कहा होगा कि जो डिस्कवरी थी मियाज़्म की वो होम्योपैथी से बड़ी डिस्कवरी है। ये चीज़ एक होम्योपैथ को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए नए प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सब जाके माइज मिशन जो बुक है उसको ज़रूर जो है वो पढ़ें। और इतनी इजी वे में सर ने मियाज़्म को एक्सप्लेन किया है कि हर एक इंसान, मैं तो ये बोलूँगी कि मेडिकोज तो ठीक है, जो नॉन मेडिकोज हैं वो तक इस चीज़ को समझेंगे अगर उन्होंने ये बुक जो है वो कायदे से अगर पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम प्रिस्क्राइबर हैं, अगर हम इस चेयर पे बैठे हैं तो। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में रिकॉर्ड करके कंपाइल करके ये अपलोड होगा, तो इसमें बहुत सारी डिसकॉन्टिन्यूटी दिखेगी। इस चीज़ के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और जहाँ भी कोई टॉपिक, कोई लिंक छूट गया है तो जस्ट रिमाइंड मी इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम उसको दुरुस्त कर दूँ, नेक्स्ट टाइम उसको रेक्टिफाई कर दूँ। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, बेसिकली जितने भी न्यूरल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जब आप चार्ट ऑफ सप्रेशन, थ्योरी ऑफ सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें 6th नंबर पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, न्यूरल डिसऑर्डर्स वगैरह। कोई भी प्राइमरी डिसीज़ ऑफ नर्व को 6th लेवल पर सर ने रखा है। तो लाइकवाइज फॉलोअप्स में लेवल 5, लेवल 4, 3, 2, 1 ऐसा होना चाहिए। और बेसिकली जो स्लिप डिस्क वगैरह होती है वो डिसऑर्डर है मेसोडर्मल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का। वो हर्निएट होता है या बोन में ऑस्टियोफाइट्स वगैरह, नेक्रोसिस वगैरह डेवलप होने के बाद कोई न्यूरल सिम्टम आ रहा है तो प्राइमरी नर्व की डिसीज़ नहीं है वो बेसिकली अगर वो हर्निएशन ऑफ डिस्क है तो वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। अगर वो नेक्रोसिस ऑफ बोन की वजह से आ रहा है या ऑस्टियोफाइट डिपोजिशन के वजह से आ रहा है
तो वो मीज़ोडर्मल स्ट्रक्चर ही है, तो फॉलोअप आप वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये बहुत सुपरफिशियल है, बस मैंने टच किए बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स, उसको बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी मांगता है। तो फ़िलहाल मैंने ओवरऑल सुपरफिशियली इस चीज़ को टच किया है। लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि एक एक चीज़ को थोड़ी ठीक तरीके से, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं उसको प्रेजेंट करूँ। और कुछ भी आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछें। एंड थैंक्स फॉर पेशेंस हियरिंग, और थैंक यू सो मच।